नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का क्या स्टेप नहीं है, बट ऑब्वियस BRS, दैट इज ए। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज। अब लेट्स से स्टेशनरी को यहाँ पे जैसे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट करते हैं बेटा वैसे ट्रीट करेंगे, तो नो डाउट हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि जो स्टेशनरी का स्टॉक है वो हमारे लिए क्या है, असेट है। तो अगर हमने स्टेशनरी अकाउंट बनाया होता जो बेसिकली हमारा असेट है, तो इसका ओपनिंग स्टॉक या फिर कह लो कि ओपनिंग बैलेंस यहाँ होगा डेबिट में और क्लोजिंग यहाँ होगा। क्लियर? ड्यूरिंग द ईयर जितना भी परचेज किया होगा वो टू कैश में होगा एंड बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर हो जाता है बेटा, PL अकाउंट में। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हमने स्टेशनरी अकाउंट बनाया तो स्टेशनरी अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो एक तो ये ऑप्शन दिया है क्रेडिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन दिया है डेबिटेड टू PL अकाउंट और क्रेडिटेड टू PL अकाउंट। इफ़ इन केस मानो कि हम स्टेशनरी को डायरेक्टली PL में एडजस्ट करते, तो उस केस में हम क्या करते, स्टेशनरी कंज्यूम्ड लेते और स्टेशनरी कंज्यूम्ड क्या होता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चाहे तो हम डेबिट से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करें, चाहे तो क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाएं। तो क्रेडिटेड टू PL भी हो सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे तो कंप्लीट नहीं है, सिर्फ इतना बोल रहा है कि साल के अंत में स्टेशनरी कहाँ दिखाएंगे, सिर्फ इतना बोला है। तो हम इसका करेक्ट आंसर लेंगे ए, क्रेडिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट एज पर स्टेशनरी अकाउंट। जैसा हमने स्टेशनरी अकाउंट बनाया वहाँ से हमारे पास ये फिगर आई कि उसको क्रेडिट किया गया, तो ये हम कहाँ ले रहे हैं, क्रेडिटेड टू स्टेशनरी अकाउंट, दैट इज ए। क्लियर? नेक्स्ट देखो मैच द फॉलोइंग है, जहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन है और 6 आंसर हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस मेंशन्ड बिलो। देख लेते हैं, सबसे पहले मैच कर लेते हैं और उसके बाद ऑप्शंस चेक कर लेंगे। सबसे पहला है गुड्स परचेज फ्रॉम रोशन फॉर कैश ₹40,000। तो हमने अगर परचेज किया है बेटा तो सीधे एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज टू कैश, और ये रिकॉर्ड कहाँ होगा, कैश बुक में, क्योंकि सब कुछ किस पे है, कैश पे। तो देखो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कैश बुक का, इसका मतलब ये रिकॉर्ड हो जाएगा कैश बुक में। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर ₹25,000। अब ये जो सेल हुआ है ये उधार पे है, क्रेडिट पे है, तो ये सेल्स डे बुक में जाएगा, दैट इज 5। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर ऑफ 50,000 फ्रॉम फर्नीचर मार्ट। अगर हमने एसेट खरीदा है वो भी कैश पे नहीं खरीदा है, तो वो कहाँ दिखाएंगे बेटा, जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, मतलब जो लौट के वापस आया तो रिटर्न इनवर्ड बुक में जाएगा, दैट इज 4th। एंड परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा बेटा, रिटर्न आउटवर्ड में। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या है, फर्स्ट का आंसर सेकंड है, सेकंड का आंसर क्या है, 5th, थर्ड का है फर्स्ट, सेल्स रिटर्न का है 4th एंड परचेज रिटर्न का है 3rd। बस अब देख लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ मैच कर रहा है, वही हमारा आंसर होगा। देखो ये कॉम्बिनेशन दिया है बी में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर? नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर विथ XYZ अकाउंट इज ओपनड। अब देखो जब आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हो तब तो ये बनता नहीं है। जॉइंट वेंचर विथ XYZ अकाउंट ये तब बनता है जब आप मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो। तो हमारे पास ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा सी, व्हेन नॉट मेंटेनिंग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर। अब देखो फर्स्ट में भी यही चीज़ दिया है, बट इसमें बोला इवन को वेंचर कीप्स हिज ओन ट्रांजेक्शन्स ओनली। यहाँ पे क्या बोला था कि वो जब सारे ट्रांजेक्शन्स रखते हैं तब बनाया जाता है, नहीं। मतलब क्वेश्चन जो पूछा था जॉइंट वेंचर विद XYZ अकाउंट, तो ये तब बनता है जब ना तो आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाओ और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन से मतलब हो। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। रिगार्डिंग अर्लियर गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹2,18,250 फ्रॉम दीपेंद्र, goods returned to Dipendra of ₹11,500 and payment made to him of ₹2,02,385 in full settlement. At the time of goods return and payment made, the journal entry will be। अब सिंपली देखो तो यहाँ पे जब हमने गुड्स अर्लियर परचेज किया था जिसकी एंट्री क्वेश्चन में मांगा नहीं है, स्टिल हम बता रहे हैं कि एंट्री क्या होगी, परचेज टू दीपेंद्र कितने से, 2,18,250 से। अब इसके बाद उसने गुड्स लौटा दिया 11,500 का, तो हम एंट्री करेंगे दीपेंद्र टू परचेज रिटर्न कितने से, 11,500 से। और आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमने उसको फुल पेमेंट कर दिया, कितने का, हमने उसे फुल सेटलमेंट कर लिया 2,02,385 का। इसका मतलब दीपेंद्र अकाउंट डेबिट करेंगे
टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने पेमेंट कितने का किया है 202,385 का, और एक्चुअल में जो पेमेंट करना था वो था 206,750 का। इसमें से फुल सेटलमेंट इतने का हुआ है, इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि आएगा 4365। क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि गुड्स रिटर्न करते टाइम और पेमेंट करते टाइम एंट्री क्या होगी, ये एंट्री होगी बेटा। इसका मतलब हम दीपेंद्र अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 2,18,250 से। टू परचेज रिटर्न 11,500, टू कैश 2,02,385 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 4365। क्लियर? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता था, बट फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ क्या दिया है, सस्पेंस। यहाँ सस्पेंस नहीं होगा बल्कि डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। सेकेंड ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड की कोई एंट्री ही नहीं है। थर्ड एंट्री भी इनकरेक्ट है, रीजन बिंग इसमें परचेज रिटर्न नहीं है। फोर्थ एंट्री हमारा करेक्ट आंसर है, दीपेंद्र अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश टू परचेज रिटर्न टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला था कि परचेज रिटर्न प्लस पेमेंट दोनों की एंट्री आपको साथ में करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट if a receipt of rupees 21,500 for interest has recorded in the books as payment of rupees 12,500 for interest, the profits would show। आप क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तो बोला था कि हमें इंटरेस्ट मिलना था कितना, 21,500, तो वो पीएल में किस साइड जाता, क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना जाना चाहिए था, 21,500, पर क्या ये डाला, नहीं। हमने गलती से क्या डाला, टू साइड इंटरेस्ट पेमेंट दिखा दिया, कितने से, 12,500 से। तो कह रहा है कि इसका इम्पैक्ट हमारे नेट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा। सिंपली अगर हम पहले की क्लासेस में बताए हैं कि अगर नेट प्रॉफिट की बात करें या ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो उसका डेबिट आइटम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है और क्रेडिट आइटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर क्रेडिट आइटम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर क्रेडिट आइटम घटेगा तो प्रॉफिट घटेगा। और डेबिट आइटम के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर डेबिट आइटम बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट घट जाएगा, अगर डेबिट आइटम घटेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर? तो देखो एक तो हमारा क्रेडिट आइटम घट करके दिख रहा है 21,500 से, तो नो डाउट हमारा नेट प्रॉफिट भी 21,500 से कम दिख रहा होगा। दूसरा, एक डेबिट आइटम बढ़ के दिख रहा है 12,500 से, तो उस केस में क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो नेट प्रॉफिट और 12,500 से डिक्रीज होकर के दिख रहा होगा। क्लियर? तो ओवरऑल डिक्रीज कितने का है, 34,000 का, किसमें, नेट प्रॉफिट में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, a decrease of rupees 34,000। Clear? Next, Puva of Delhi sent goods costing rupees 9 lakh to Pinu of Jaipur at cost plus 20% on invoice price. 70% of the goods were sold by consignee at rupees 9,80,000. Pinu is entitled to commission of 5% of invoice value and additional 15% of any surplus above invoice price. द अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी, ये सेम क्वेश्चन हमने स्टडी मैट में डिस्कस किया था, बट स्टिल हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में साफ बोला है कि पीनू को कमीशन मिलेगा कितना, 5% इनवॉइस वैल्यू पे। अच्छा, तो देखो यहाँ पे तुम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो, लिखा है पूवा ऑफ दिल्ली सेंड गुड्स कॉस्टिंग 9 लाख टू पीनू ऑफ जयपुर ऑन इनवॉइस प्राइस। समझ में आया? कह रहा है कि हमारे पास गुड्स है 9 लाख का, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 9 लाख, बट क्या वो 9 लाख पे कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा है, नहीं, ऑन इनवॉइस प्राइस भेजा है। क्लियर? और इनवॉइस प्राइस कितना है बेटा, कॉस्ट प्लस 20%। तो देखो सबसे पहले इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई, 100 जो कि कॉस्ट है, प्लस 20% ऑन कॉस्ट हम मान रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत अलग तरीके से लिखा है। तो बहुत बार आप लोग को लगता है कि प्रॉफिट किस पे है, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस पे, बट ऐसा है नहीं। क्लियर? तो ये हो जाएगा 120 इनवॉइस वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन में अगर हमारे पास 9 लाख की कॉस्ट थी, कह रहा है इसका 70% गुड्स बेचा गया है ना, तो पहले आप कॉस्ट निकालो 70%, जो कि आ रही है मेरे पास 6,30,000, और 6,30,000 को हमने कितने पे बेचा है, 9,80,000 पे। बट क्वेश्चन में बोला है कि 5% कमीशन देंगे इनवॉइस वैल्यू पे और एडिशनल जितना अर्न हुआ है उस पर 15%। तो देखो सबसे पहले हम लोग इनवॉइस वैल्यू निकालते हैं, जो कि है 6,30,000 इंटू 120%। इसकी वैल्यूएशन करने पे बेटा आएगा 7,56,000। क्लियर? और हमने इसको सेल कितने पे किया है, 9,80,000 पे, तो सेल वैल्यू हमारे पास दी है 9,80,000।
यहाँ तक हमें नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा। अब कह रहा है कि कमीशन, आप समझो, कह रहा है 5% इनवॉइस वैल्यू पे है, मतलब इस पे कितना है 5%, एंड जितना भी सरप्लस है अबव इनवॉइस वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस पे हम कमीशन देंगे 15%। तो सिंपली हम लोग कैसे निकालेंगे, 7,56,000 का 5%, ये प्लस जितना भी हमें फ़ायदा हो रहा है एडिशन 2,24,000, क्योंकि 7,56,000 यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि 7,56,000 माइनस 9,80,000, ये जो सरप्लस है इस पे कितना परसेंट कमीशन मिला है, 15%। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास आंसर आएगा डी 71,400। क्लियर। नेक्स्ट, salaries paid during the year 1920 वर रुपीज़ 4,70,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दी है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में अमाउंट नहीं दे करके लिखा है कि 3 मंथ्स की सैलरी आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग में। द अमाउंट ऑफ सैलरीज शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। अब देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल है, आप लोग क्या करोगे, सीधे ये मान करके कि ये इस साल की सैलरी है, इसका 3/12 कर दोगे, पर वहीं तुम लोग का मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि ये बोला है कि ये सैलरीज पेड है। कितना पे किया गया इस साल, 4,70,000। तो नो डाउट इस 4,70,000 में ओपनिंग का पेमेंट भी तो हुआ होगा बेटा। तो ओपनिंग का पेमेंट कितना है, 65,000 का। इसका मतलब करंट ईयर की जो सैलरी पेमेंट हुई है वो कितनी हुई है, 4,05,000 इस करंट ईयर में पे हुई है। अब आउटस्टैंडिंग कितने महीने का, 3 महीने का। इसका मतलब ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 9 मंथ्स को ये रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे बेटा, 4,05,000 डिवाइडेड बाय 9, तो आपकी पर मंथ सैलरी आ गई 45,000 पर मंथ। क्लियर। ये 1 महीने की सैलरी है, तो 3 महीने की कितनी जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो इस साल के एंड में पे नहीं की गई, 1,35,000। तो ये आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आ गई 1,35,000। क्लियर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम कितना सैलरी दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, तो देख लो इनकम एक्सपेंडिचर में अगर हम लोग बात करें तो जितना सैलरी पेड हुआ होता है, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट के फिगर, उसमें से हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, यही करते हैं। तो हमारे पास टोटल फिगर आ जाएगी करंट ईयर की, जो कि आएगी 5,40,000, दैट इज बी, कि करंट ईयर की सैलरी कितनी होगी, 5,40,000। क्लियर। नेक्स्ट, डैश मेथड इज यूज्ड इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंज्यूमर्स बट ऑफ इज जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्सेस, हम सब ने देखा था कि इनकम टैक्स हम कैसे ट्रीट करते हैं, पर्सनल एक्सपेंस की तरह, दैट इज ड्रॉइंग्स की तरह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंस। नेक्स्ट, अ मशीन इज परचेज फॉर रुपीज 7,50,000, expenses incurred on its cartage and installation is 30,000 and 70,000 respectively. The amount of depreciation at the rate 15% per annum according to WDV method for the third year ending on 31st March 2020 will be if the machine is purchased on 1st of July 2017. तो सिंपली बेटा अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है कि हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बस हमें क्या बताना है ना कि जो हमने मशीन परचेज़ की वो कितने की है, 7,50,000 की। बट जब आपने ये मशीन परचेज़ की तो उस टाइम आपने कार्टेज का और इंस्टॉलेशन का भी खर्चा किया है, और हमने पहले भी बताया है कि जिस टाइम आप मशीन खरीद रहे हो या कोई भी एसेट खरीद रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो भी खर्चा करोगे वो भी किसका पार्ट बनेगा बेटा, कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसका मतलब मेरी ओवरऑल कॉस्ट कितनी हो गई, 8 लाख। अब क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है कि हमें 31 मार्च दैट इज 31 मार्च की क्लोजिंग है, हमने ये असेट कब परचेज किया है, 1 जुलाई 2017। तो नो डाउट फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 15%। बट ये कितने मंथ्स के लिए होगा बेटा, सिर्फ जुलाई से लेकर के नेक्स्ट जुलाई 2017 से लेकर के मार्च 2018 तक, दैट इज फॉर 9 मंथ्स फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन होगा डेप्रिसिएशन का। ये 8,50,000 है, तो 8,50,000 पे 15% करके 9/12 जब आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन की वो आएगी 9,5625। अब माइनस कर देंगे तो मेरे पास सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में WDV आ जाएगी जो कि आएगी 7,54,375। अब इस पे डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे बेटा, 15% का डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दें, क्योंकि WDV मेथड है। तो इस पे अमाउंट आएगी 113,156
0.25, चाहो तो राउंड ऑफ कर लो और 0.25 हटा दो। अब देखो हमारे पास जैसे हम इस डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे मेरे पास वैल्यू आएगी 641,219। अब ये मेरे पास क्या है, WDV है, रिटन डाउन वैल्यू, कब, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। अब इस पर डायरेक्टली 15% अप्लाई करो और हमें क्वेश्चन में WDV मेथड से ही डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना था, वो भी कब का, थर्ड ईयर का। तो सीधे 6,41,219 पे 50% आप अप्लाई करना, आपका आंसर आएगा 96,183, दैट इज डी। क्लियर? Next, the following information is given in the trial balance of Richa Dresses on 31st March 2020. बैड डेट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है और ये सारी चीज़ें विद इन ट्रायल बैलेंस दी है, डेटर्स भी दिया है। अब ये विद इन ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, लिखा है फर्दर बैड डेट कितना है, 1800 का। If the Richa Dresses makes a provision for bad and doubtful debts, 5% on debtors, the amount of such provision will be shown in balance sheet as at 31st March 2020. अब हमें पता है कि अगर विद इन ट्रायल बैलेंस कुछ दिया है तो क्या उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं। बैड डेट ऑलरेडी एडजस्ट किया गया होगा और ये वाला प्रोविजन भी ऑलरेडी एडजस्ट किया गया होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस डेटर में से सबसे पहले ये फर्दर जो डेटर्स, ये जो फर्दर बैड डेट्स हुए दैट इज 1800, इसको माइनस करेंगे बेटा। इसको माइनस करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 1,98,200। हम सीधे सीधे 5% का इस पर रेट अप्लाई कर देंगे और जो भी कैलकुलेशन आएगी वही तो हमारा प्रोविजन होगा जो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज एट 31st मार्च 2020। हम क्या करते हैं, डेटर में से प्रोविजन माइनस करके दिखाते हैं ना बेटा, तो ये अमाउंट आएगी 9910, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डैश इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, अलोकेशन, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज सी। नेक्स्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन वर ₹4,25,250. इंटरेस्ट ऑन लोन इज ₹42,000. If the manager entitled to commission of 5% on net profit after charging such commission, then the manager's commission will be। अब देखो अगर तुम लोग मैनेजर्स कमीशन की बात करो ना बेटा, एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ इन केस मान लो 5% है और क्वेश्चन में बिफोर लिखा है तो डायरेक्ट क्या करोगे, 5/100, और अगर आफ्टर लिखा है तो 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 100 करते हैं, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 105। क्लियर है? हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, आफ्टर दिया है, ठीक है। बट ये जो प्रॉफिट है इसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट किया है ना ही मैनेजर्स कमीशन। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट में से जो कि है 4,25,250, इसमें से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे बेटा, जो हमारे पास लोन गिवन है। लोन को माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, है ना। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5% हमें कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी कमीशन इंक्लूडेड है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 105। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 18,250, दैट इज डी। क्लियर? नेक्स्ट, with reference to BRS, which of the following statement is not correct? देखो, it is a part of process of accounts. It is prepared to reconcile the causes of difference between the bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. ये तो करेक्ट है क्योंकि reconciliation के लिए तो बनता है। It can be prepared at any time during the financial year as when it is required. ये भी सही है। जब आपका बैंक बैलेंस और पासबुक मैच ना करे आप तुरंत क्या करो, BRS बना सकते हो, एंड इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये भी सही है। ये अकाउंट नहीं, हमने पहले बताया था। तो क्या ये प्रोसेस ऑफ अकाउंट्स है? नहीं, ये हम लोग की स्टडी मैट में भी लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ लैपटॉप परचेज फॉर ऑफिस यूज वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। इट इज़, अब देखो आपने एक ऑफिस यूज़ के लिए लैपटॉप परचेज किया तो ये क्या है बेटा, असेट है, और असेट को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। बट हमने इसको कहाँ दिखाया, गुड्स की तरह ट्रीट किया, इसका मतलब हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया है। और ये कहाँ होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में। हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल पे, या फिर कह लो हमने सारे टाइप्स ऑफ एरर्स पे ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है, उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ से ये टॉपिक आप और ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करो तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर?
Next, on 31st March 2020, the debtors of a trader are rupees 6,20,000 before writing off the bad debts of rupees 15,000. The provision for bad and doubtful debt is 5% on debtors and provision for discount on debtor is 2%. The amount of provision for discount on debtors is, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास जो डेटर्स की वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा 6,20,000, जिसमें से हमने एक्चुअल बैड डेट को माइनस नहीं किया था। तो पहले एक्चुअल बैड डेट माइनस करेंगे, मेरे पास फिगर कितनी बचेगी 6,05,000। अब इस पे हमें प्रोविजन देना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो हम यहाँ से जब प्रोविजन माइनस करेंगे तो प्रोविजन कितना होगा 6,05,000 का 2% नहीं का 5%, तो ये वैल्यू आएगी 30,250। अब इसको भी माइनस करने के बाद मेरा जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 5,74,750 एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए जो प्रोविजन है वो हम बैलेंस अमाउंट पे देते हैं, तो इस अमाउंट पे हमें 2% चार्ज करना है, ये कह लो कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11,495। तो करेक्ट आंसर होगा सी 11,495। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ डेप्रीसिएशन। जब हमने डेप्रीसिएशन के स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो हमने बताया था कि दो तरह के कॉज होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर हम वियर एंड टियर एग्जॉशन की बात करें तो ये इंटरनल कॉज है, इनएडिकेसी एंड ऑब्सोलेंस की बात करें तो ये एक्सटर्नल कॉज है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा है बेटा, सेकेंड एंड फोर्थ, तो आंसर क्या होगा ए। Next, the valuation procedure for stock is cost or NRV whichever is lower and this procedure follows conservatism concept or prudence concept। ये सेम क्वेश्चन हमने बिट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जब हमने ई बुलेटिन अपलोड की थी तब भी डिस्कस किया था, एंड साथ ही साथ जो हमने स्टडी मैट के क्वेश्चन अपलोड किए वहाँ पे भी हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट, the construction of a factory building was completed on 1st of April 2019 at a cost of rupees 56,50,000. A sum of rupees 45,000 had been incurred for the construction of the temporary huts for storing building materials. Insurance premium of rupees 56,500 paid on 5th of April 2019. The capital and revenue expenditure would be, but obvious जो आपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगाया वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंड हमने जब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था तब ये भी बताया था कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करो बेटा टेम्पररी हट्स का तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, बार बार ये खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और एक बार आपने टेम्पररी हट्स बनवाया तो उसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन तक मिलेगा। तो ओवरऑल ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करें ये कोई एक साल के लिए तो होगा नहीं, ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हर साल पे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर हो, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी चले, तो आपको हर साल इतने अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो नो डाउट ये किस तरह का खर्चा हो गया बेटा, रिकरिंग खर्चा, और क्योंकि ये रिकरिंग खर्चा है या रिकरिंग एक्सपेंस है तो उस केस में इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे 56,95,000 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड 56,500 ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पोरुष बट रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ पोरू, द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर विल रिजल्ट इन। अब देखो अगर रेक्टिफिकेशन की बात करें तो सीधे सीधे हम लोग एंट्री पास करके देख सकते हैं बेटा, गुड्स किससे परचेज किया था, पोरुष से, तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पोरुष, ये करेक्ट एंट्री थी, बट हमने गलती से किसके बुक्स में डाल दी, पोरू के, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पोरू हमने किया, तो पहले तो हम इस एंट्री को नलीफाई करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पोरू टू परचेज। अब ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है, इससे क्या होगा, परचेज परचेज नलीफाई हो जाएगा और करेक्ट एंट्री क्या बचेगी, पोरू टू पोरुष। ये तो क्लियर है। अच्छा, बट क्वेश्चन में क्या हमसे करेक्ट एंट्री पूछा था, नहीं, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या ये जीपी को अफेक्ट करेगा। खुद सोचो कि एक पर्सन की जगह आपने दूसरे पर्सन या फिर कह लो एक क्रेडिटर की जगह दूसरे क्रेडिटर की बुक्स में एंट्री पास कर दी, तो नो डाउट इससे हमारे जीपी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परचेज तो हमारा कम नहीं हो रहा ना बेटा, परचेज तो दिख ही रहा है उतना। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज ओनली 1। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा फीचर नहीं है. इट फॉलोज नॉमिनल अकाउंट, नहीं, ये रियल अकाउंट फॉलो करता है. ऑल कैश पेमेंट बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट, ये तो करेक्ट है. ऑल कैश रिसीट्स आर डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड, ये भी करेक्ट है. इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक एंड इट एंड्स विद द क्लोजिंग कैश इन बैंक बैलेंस, ये भी करेक्ट है. दिस इज सिमिलर टू द एंड्स विद द क्लोजिंग अकाउंट एंड इज प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली द सेम प्रिंसिपल. ये कोई क्लोजिंग अकाउंट को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये किसको फॉलो करता है बेटा, कैश अकाउंट को. तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फिफ्थ ये रॉन्ग है. तो हमारे पास ऑप्शन में दिया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला था कि इसके फीचर्स नहीं है. कौन कौन से फीचर्स नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट. नेक्स्ट, सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर स्टील मेकिंग इंडस्ट्री इज पर टन. ये तो हमारे इंस्टीट्यूट की मैट में दिया है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंस्टीट्यूट की मैट में दिया है, तो वो अच्छे से कवर कर लेना. नेक्स्ट, गिवन है हमारे पास परचेजेस ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कितना है बेटा, 70%. इफ द रेट ऑफ जीपी ऑन सेल इज 25% देन सेल्स विल बी, अगेन देखो सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन किया है. जीपी किस पे दिया है, सेल्स पे. देना कितना चाहिए था, कॉस्ट पे. तो कॉस्ट पे हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक बेसिक क्लास डाली हुई है. हम बार बार बता रहे हैं कि वो बेसिक क्लास अगर आप देख लेते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास, तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आएगा कि जीपी अगर सेल्स पे दिया है तो उसको हम कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. क्लियर. अब देखो ये क्वेश्चन बना है, तो अगर इस पे 25% है तो इस पे कितना होगा, 1/3, या हम कह सकते हैं 33.33%. क्लियर. अब देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लें बेटा, COGS निकाल लें. तो COGS कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक जो कि है 1,61,700 प्लस परचेजेस जो कि है 6,50,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कितना है, 70% है. तो अगर ये 70% है तो 100% कितना, यहाँ हम निकाल करके बता रहे हैं कि अगर 1,61,700 ये 70% है तो 100% कितना, ये आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2,31,000. तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 2,31,000. क्लियर. इसको सॉल्व करो तो आपका COGS आ जाएगा. हमारा COGS आ रहा है 5,80,800. अब अगर हम इसमें GP ऐड कर दे बेटा, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट तो है ही है और हमें पता है कि ये 1/3 या 33.33% है किसका, कॉस्ट का, दैट इज़ 5,80,800 का. तो हमारे पास GP आ जाएगा 1,93,600. दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास फिगर किसकी आ जाएगी बेटा, सेल्स की. सेल्स कितना आएगा ऐड करते, 7,74,400. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 7,74,400. क्लियर. एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अकाउंट इज अ, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो इंटैंजिबल रियल अकाउंट. क्लियर. अब ये सारे क्वेश्चंस ना आपके अकाउंट्स के थे, दैट इज़ पेपर 2 के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आप मान करके चलो कि सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे. इसी लेवल के आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको स्टडी मैट में करा चुके हैं या बिट क्वेश्चन में करा चुके हैं. ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने डिस्कस किया है. अब अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना. एंड हम इसके अलावा मैथ्स एंड स्टैट्स के भी कुछ एक्सपेक्टेड, जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं फॉर दिसंबर 2020 एग्ज़ाम, उसको हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.